बिहार में चुनाव है और देश की सियासत का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस और सरकार के बीच इस तरह से भिड़ गई है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक लेख के जरिए ये कहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा है कि सरकार असंतोष को हर बार देश विरोधी और आतंकवाद से जोड़ देती है। जितने भी देश में इस वक्त संस्थाएं हैं उन सब पर सरकार का दबाव है। देश के खिलाफ होती हुई ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी की कई सवालों के घेरे में है, ये कह दिया है सोनिया गांधी ने। इससे पहले कि आज सबसे बड़ा घमासान, सबसे बड़ी टक्कर हम सुधांशु त्रिवेदी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के बीच करें चर्चा सवालों के जरिए, ये रिपोर्ट आपको पहले दिखा देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लेख लिखकर वार किया तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके पलटवार किया। जेपी नड्डा ने सोनिया के उन सारे आरोपों का जवाब दिया जो उन्होंने अपने लेख में मोदी सरकार पर लगाए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सभी स्तंभ निशाने पर हैं। जेपी नड्डा ने लिखा, यदि कोई ये जानना चाहता है कि सत्ता की ताकत क्या होती है, विरोधियों को कैसे परेशान किया जाता है, कांग्रेस के ट्रेडमार्क स्टाइल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे छीनी जाती है, तो महाराष्ट्र सरकार को देख सकता है, जिसे कांग्रेस का समर्थन है। राजकाज के अलावा वो सब कुछ कर रहे हैं। दरअसल सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है जिसमें कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। सोनिया ने लिखा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सभी स्तंभ निशाने पर हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को दमन और धमकी के माध्यम से व्यवस्थित रूप से खत्म कर दिया गया है। असहमति को जानबूझकर आतंकवाद या राष्ट्र विरोधी गतिविधि के रूप में ब्रांडेड किया जा रहा है। जिस पार्टी का जनाधार वेंटिलेटर पे चला जाए और अहंकार फिर भी एक्सीलेटर पे हो तो आप समझ सकते हैं कि इस पार्टी की क्या संस्कृति और क्या संस्कार है। जो पार्टी जो है फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स हो, उससे निकलने को तैयार नहीं हो, वो हमें जो है वो डेमोक्रेसी का ज्ञान दे रही है। यदि भाजपा को इतनी तिलमिला रही है तो उनको अपने में झांकना चाहिए और ये वचन देश को देना चाहिए कि यदि ऐसा इंप्रेशन गया है हम इसको हटाते हैं। यही कारण है आज देश में असहिष्णुता है, इसीलिए आज देश के अंदर लोगों में बेचैनी का माहौल है। राहुल, सोनिया गांधी और कांग्रेस पर अलग अलग निशाना साधने के साथ बीजेपी अध्यक्ष ने मां और बेटे को एक साथ भी घेरा। उन्होंने लिखा, निराशा और बेशर्मी का मिश्रण खतरनाक है। कांग्रेस के पास दोनों हैं। मां के लोकतंत्र के खोखले अलंकारों का इस्तेमाल बेटे की नफरत और झूठ की सियासत का पूरक है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में हाथरस की घटना का जिक्र करते हुए दलितों के हालात को लेकर भी सरकार से सवाल दागे हैं, जिस पर बीजेपी अध्यक्ष ने पलटवार किया है और राजस्थान से लेकर पंजाब तक कांग्रेस को अपने गिरेबा में झांकने की नसीहत दी है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौरव वल्लभ जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। पहला सवाल आप ही से है। सोनिया गांधी कह रही हैं लोकतंत्र चौराहे पर है, आप देश की हर संस्था का इस्तेमाल विपक्ष पर हमले कराने के लिए कर रहे हैं, जवाब दीजिए। अंजना जी, बिहार का चुनाव और उस संदर्भ में सोनिया जी का यह वक्तव्य, मुझे लगता है इससे विचित्र विडंबना हो नहीं सकती है। ये बिहारी तो वो धरती है ना जहां जब लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी तो जेपी मूवमेंट यहीं से शुरू हुआ था। अब गौरव वल्लभ जी को ध्यान हो या ना ध्यान हो, अपने वरिष्ठों से पूछ लेंगे, यही पटना का मैदान था और यही नीतीश कुमार जी थे, यही लालू यादव जी थे, यही सुशील कुमार मोदी थे, यही रविशंकर प्रसाद थे। जब नारा लगा था अब्दुल गफूर 1974 में जब बिहार के मुख्यमंत्री थे कि अब्दुल गफूर का एक निशान, हाथ में बबुनी मुंह में पान, यानी पीते बहुत थे और पान बहुत खाते थे, और वो आंदोलन शुरू हुआ था। वो लोग आज ये कह रहे हैं। एक कहावत होती है उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण अंचलों में, अंजना जी, सूप बोले तो बोले और चटनी भी बोले जिसमें 100 छेद। यदि कांग्रेस अध्यक्षा ये बोले, ये वो लोग जिन्होंने जानते क्या कहा था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, कॉन्टेक्स्ट के साथ एक वाक्य बोलना चाहता हूं।
1934 में नाजी पार्टी का बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ, जिसमें एक बहुत बड़ी फिल्म थी जिसको नाजी बड़ा लाइक करते थे, ट्रायम्फ ऑफ द विल, उसका मंचन हुआ। उसके बाद हिटलर के राइट हैंड मैन रुडोल्फ हेस ने नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। और जिन्होंने स्वतंत्र भारत में नारा लगाया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, और ये कोई कांग्रेस के छोटे मोटे नेता ने नहीं बोला, देवकांत बरुआ तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष, और आज तक किसी कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके लिए माफी नहीं मांगी है। तो कांग्रेस का आधिकारिक बयान है, सोनिया जी पहले उसके लिए माफी मांग ले और उसके बाद कुछ बोलने का नैतिक हक बनता है, अन्यथा वही कहावत, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। नहीं, पर आपके इस जवाब का लॉजिक मुझे समझ नहीं आया सुधांशु जी। आपको मैं यूजुअली टोकती नहीं हूं बीच में सर, लेकिन आज मुझे आपके जवाब का कोई इसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है। इतिहास पर बहस नहीं है, वर्तमान पर बहस है। ए बी, इमरजेंसी की बात करके अगर आज ये सवाल पूछा जाता है तो उस सवाल को क्यों दफन कर दिया जाए? नहीं, तो आज आप सवाल पूछे, 4 से 5 दशक पुरानी बात का एग्जाम्पल देकर मौजूदा परिस्थिति के एक सवाल से कैसे आप साइड कर सकते हैं? अच्छा, अब हम बिल्कुल आपका प्रश्न में जवाब देता हूं। आज के समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को टीवी मीडिया चैनल पे बैठकर सबसे अधिक अपशब्द यदि कहे गए हैं भारत के ज्ञात इतिहास में, उठा लीजिए, कभी मीडिया मिले, चुनौती के साथ कहता हूं किसी नेता के बारे में, और उसके बाद बोलने पे पाबंदी है। और इनके शासित राज्यों में क्या हो रहा है, पत्रकारों पे धड़ाधड़ FIR, और वो हमसे पूछ रहे। अच्छा चलिए, दूसरी बात, जांच एजेंसी की जहां तक बात है, कौन सा ऐसा केस है जो बगैर कोर्ट के निर्देश के चल रहा है? ये बताइए। कोई भी सीबीआई का केस है तो कोर्ट के आदेश पे जाना है। बिहार सरकार ने जो केस किया कोर्ट के आदेश पे गया सीबीआई के पास। तो ये जो कहना चाह रहे। अब दूसरी बात, राष्ट्रवाद की बात, भाई चीन के मामले को लेकर आपका बयान, चलो बयानों में तो आप कुछ और कहें, हम कुछ और कहें, अरे एक बार अपना बता तो दो ना क्या करार था चीन के साथ, वो सार्वजनिक कर नहीं रहे, चीन पे धड़ाधड़ बयान दिए चले जा रहे हैं और वो सारे बयान गलत सिद्ध हो रहे हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, ये कहते बोलने नहीं दिया जाता, संसद के पटल पर खड़े होके राहुल गांधी जी राफेल सेल पे जो बोलते हैं उस शाम तक फ्रांस की सरकार खंडन कर देती है, जो चीन के बारे में बोलते हैं वो गलत हो जाता है। और पाकिस्तान, भारत के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भारत के नेता का बयान कोट किया हो अपने संदर्भ में, और उसके बाद हम सवाल उठाए तो कहते हैं साहब ये राष्ट्रवाद की बात करके दूसरों की बात दबाना चाहते हैं। मैं कहता हूं ना, उदाहरण बता दीजिए आज तक पाकिस्तान ने कभी भारत के किसी नेता को कोट किया हो यूनाइटेड नेशंस में अपनी बात के समर्थन में। हम वो थे जब ये कहते हैं कि इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी अटल जी ने। 95 में नरसिम्हा राव को पूरा क्रेडिट दिया था जब जिनेवा में हुआ था। 62 के चीन के युद्ध के समय हमने वो किया था कि नेहरू जी इतनी तारीफ किए थे जनसंघ ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, कि 1963 में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे आमंत्रित किए थे। तो जिसे कहते हैं ना, एक वो थे, एक हम हैं। एक कहावत है ना बिहार यूपी में, एक रहे मीर, एक रहे फत्ते, एक रहे ई, एक रहे हम। चलिए ठीक है, गौरव वल्लभ जी के पास जाते हैं। गौरव वल्लभ जी, आपसे मेरा सवाल है और वो ये कि अब सर ऐसा लगता है जैसे रिकॉर्ड घिस गई है, एक ही बात बार बार, बीजेपी की पॉलिटिक्स यानी लोकतंत्र को खतरा। क्या हो गया ऐसा कि लोकतंत्र को खतरा हो गया? बाकी देशवासी जो है उनको लग रहा है सब ठीक चल रहा है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता ये साबित करने में लग गए हैं कि चीनी सेना भारत में घुसी हुई है, हर संस्था सिर्फ सरकार के आधार पर काम करती है, लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। अंजना जी, मैं बहुत पुरानी बातें नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऐतिहासिक पार्टी की तरह बात नहीं करता हूं। मैं पिछले 4 महीने के आपको उदाहरण दूंगा। जब राजस्थान में ये खरीद फरोख्त में फेल हो गए तो हमारे नेताओं के यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़ गए। जब मणिपुर में इनकी सरकार को समर्थन नहीं मिला तो मुख्यमंत्री के ऊपर सीबीआई का छापा पड़ गया। और तो और अंजना जी, इनके खुद के सूरत के उपाध्यक्ष भाजपा के, जिन्होंने ये कहा 4 दिन पहले कि नोटबंदी कार्यक्रम नोटबंदी नहीं था, नोट बदली था, उनके ऊपर छापा कल परसों पड़ गया। वो कह रहे हैं कि मोदी जी आप अपने सूट बूट वालों को मत बचाओ नोटबंदी में, और उन्होंने प्रूफ दिए, टीवीएस शर्मा जी ने, उनके ऊपर छापा पड़ गया। इनका मॉडल एक ही है अंजना जी, अगर विपक्षी इनसे सच्चा सवाल पूछे तो उसके ऊपर इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, एनआईए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और नारकोटिक्स ब्यूरो, इसको पीछे छोड़ दो। और इनके पक्ष का आदमी इनसे सीधा सवाल पूछे तो उसको मार्गदर्शक मंडल में भेज दो। जब मुरली मनोहर जोशी ने कहा प्रधानमंत्री जी को मैं 0 नंबर भी नहीं दे सकता, तो उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, तो अब तक
जोशी आज भाषण मंडली में बैठे, शौरी जी, आडवाणी जी, लेट जसवंत सिंह जी, यशवंत सिन्हा जी कहाँ है आज? और इनका कोई ऐसा नेता जो कि बहुत सीनियर, गौरव जी, तो एक सेकंड, आप कह रहे हैं, एक सेकंड सर, एक सवाल तो सुनिए। मतलब आप मुझे बता रहे हैं कि लोकतंत्र का अर्थ होता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, कांग्रेस पार्टी के नेता और उन पर पड़े छापे की वजह से लोकतंत्र खतरे में आ गया। ये अपने पुराने नेताओं को नहीं पूछ रहे, इसलिए लोकतंत्र खतरे में आ गया। आपका भी जवाब समझ नहीं आ रहा है। मतलब कांग्रेस पार्टी के किसी नेता पर सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई छापा, रुकिए ना, सारे छापे बंद हो जाएं। क्यों? क्योंकि उससे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ये अपने सभी पुराने नेताओं के सामने जाकर अगर सिर झुकाते रहे तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। ये कौन सा जवाब हुआ सर? अंजना जी, आपने आम आदमी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा नहीं उठाया। मैंने आपसे पूछा लोकतंत्र कैसे खतरे में है, आपने आम आदमी से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं उठाया। बता रहा हूँ ना अंजना जी, ये मैं हमारे नेताओं का नहीं कह रहा हूँ, ये खुद के नेताओं के ऊपर छापे मार रहे हैं। जो इनको कहते हैं नोटबंदी में, नोटबंदी नहीं थी, नोट बदली कार्यक्रम था, उसके ऊपर छापे मार रहे हैं। फिर आपने कहा आम आदमी के प्रति आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? जायज सवाल। जब नीट जेई की परीक्षा के लिए लड़के सड़क पे आते हैं तो कहते हैं इनको कोई गुमराह कर रहा है। जब प्रधानमंत्री के डिसलाइक ज्यादा होते हैं तो बोलते हैं थाईलैंड से हो रहा है। जब किसान सड़क पे उतरते हैं तो बोलते हैं, अरे कोई गुमराह नहीं कर रहा भाई साहब, आपकी कुशासन से लोग परेशान हैं, उनकी बात को सुनिए, समझिए और निदान कीजिए। हर बात में, अभी सुधांशु जी ने अपनी बात कही अंजना जी, मैं पूरे शो में इनको चैलेंज करता हूँ, ये 4 बातें ही करेंगे, पाकिस्तान, कश्मीर, कब्रिस्तान वर्सेस शमशान और आर्टिकल 370, ये 4 के अलावा कुछ नहीं करेंगे। मैं इनसे अभी पूछ रहा हूँ कि भाई नीट जेई के बच्चों के लिए आपने ये क्यों कहा कि इनको कई फॉरेन से फंडिंग हो रही है? हाथरस में बेटी को इंसाफ दिलाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं 100 करोड़ की फंडिंग हो गई है, वो बाहर के लोगों का हाथ है, फॉरेन हैंड है। ये फॉरेन हैंड नहीं है, ये आप ही के लोगों के हैंड है। जो आपके उत्तर प्रदेश के जो चीफ है ना सुधांशु जी, वो आपका जो एमएलए है, जो आरोपित लोगों के साथ उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी के ऊपर बहारों फूल बरसाओ जैसे फूल बरसा रहे हैं। ये क्या कर क्या रहे हो? ना आप किसी लोकतंत्र के कोई इंस्टीट्यूशन की गरिमा को आप अभी तक अक्षुण्ण रख पाए हो, ना आप कोई भी व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, अनुसूचित जाति के लोग हो, दलित हो, आपसे एक सवाल हम पूछते हैं कि भाई महिलाओं पे अत्याचार क्यों, तो आप कहते, आप आरोपित के साथ खड़े होके और उस महिला का चरित्र चित्रण करने लगते हो। तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, ये कहना चाहता हूँ अंजना जी में। मैं जवाब दे सकता हूँ अंजना जी? हाँ, नहीं, आपने जो कहा है वो सही है सर, बस सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ था। आपको महिलाओं, आम लोगों, युवाओं से बात शुरू करनी थी, आपने कांग्रेस नेताओं पर पड़ रहे छापे से बात शुरू की। मुझे बस सीक्वेंस में प्रॉब्लम थी। सुधांशु जी आपके पास आते हुए, आज जेपी नड्डा साहब बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं, ठीक है सर, बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा 2004 से 2014 में गिरी है, पद की गरिमा नहीं रख रही है कांग्रेस पार्टी या उसका अर्थ नहीं समझ रही है। ये इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? इसका कॉन्टेक्स्ट मैं बताता हूं। पहले तो मैं एक वाक्य कह दूं, गौरव वल्लभ जी ने कहा कि 4 शब्द हम ना प्रयोग करें। गौरव जी बिल्कुल नहीं प्रयोग करें। हमें पता है कि किसी के बच्चे के बारे में बोलो तो उसके माँ बाप को बड़ा बुरा लगता है। वो चारों आपकी संतानें हैं और उसमें से तो कुछ अवैध संतानें हैं, यानी जिनको पिछले दरवाजे से जाकर संविधान संशोधन किया गया था। इसलिए मैं उन्हें कहकर आपकी दुखती रख पर हाथ नहीं रखूंगा। अब अंजना जी ने जो सवाल किया कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं रखी, अंजना जी मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कोट अनकोट में बोल रहा हूं। स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक का विमोचन था, सोनिया जी भी मंच पे मौजूद थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद बोला कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा कि आप मुझसे अधिक योग्य हैं, आप सबसे अधिक योग्य हैं, परंतु मैडम ने मुझे कहा है बनने के लिए। अब आप बता दीजिए, ये कोई भाजपाई तो नहीं बोल रहा है, तीनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं,
पुस्तक के अंदर क्या क्या लिखा था प्रणब मुखर्जी जी ने, उसको छोड़ दीजिए। और प्रकट रूप में मनमोहन सिंह जी बोल रहे हैं कि योग्यता नहीं, मैडम के निर्देश के अनुसार काम चल रहा है। और फिर दूसरे प्रधानमंत्री की बात सुननी हो तो नरसिम्हा राव की जो किताब थी द इनसाइडर, जिसका हिंदी में अनुवाद उपलब्ध है अंतर्गाथा के रूप में, पढ़ दीजिए कि किस ढंग से चाटुकारिता की संस्कृति ने कांग्रेस में क्या किया। तो हमारा वाक्य नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा वर्तमान संदर्भ में बोल रहा हूं, इसी लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने वादा किया था ना कि हम देशद्रोह के कानून को समाप्त कर देंगे, यानी सेडिशन का लॉ खत्म कर देंगे। मगर अंजना जी, आपको पता है राजनीतिक लोगों पे देशद्रोह अगर लगा है पिछले 1.5 साल में तो कांग्रेस नहीं लगाया है। वहीं जहां से अभी गौरव वल्लभ जी ने शुरू किया, राजस्थान में अपने ही विधायकों पे लगाया देशद्रोह। गजब है भाई, इनके विधायक सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे तो देशद्रोह का मुकदमा हो गया। और हमसे कहते हैं कि आप साहब विपक्षियों के ऊपर अगर कोई भी कार्रवाई सबूत के अनुसार होती है तो समस्या, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी हम नहीं बोल रहे, आप बोल रहे। दूसरी बात, आपने युवाओं की, आपने अंजना जी बड़ी अच्छी बात कही, इनको शुरुआत युवाओं से करनी चाहिए थी। तो मैं कह रहा हूं पिछले 1 साल में या 1.5-2 साल में युवाओं की क्या स्थिति रही आपके यहां? पूरब में हिमंता विश्व शर्मा छोड़ के चले गए, दक्षिण में केशवन, पश्चिम में संजय झा और संजय निरुपम, उत्तर में जो स्थिति सचिन पायलट की रही, और मध्य भारत में ज्योतिरादित्य सिंधिया। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम मध्य सब तरफ तो युवाओं की अच्छा चलिए युवा छोड़ दीजिए, बुजुर्ग बेचारे कपिल सिब्बल जो इनके लिए क्या क्या नहीं किया वहां जा खड़े हो गए, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, इतने वरिष्ठ लोग अगर पार्टी में आवाज उठा दे तो वो साहब वो भाजपा के एजेंट हो गए। तो भैया युवा हो या बुजुर्ग, बोलने के लिए क्या कुछ मत बोलो, एक ही मंत्र का जाप करो जो अध्यक्ष पद का बदलाव जैसे 1.5 साल में हुआ, तुम्हें माता पुत्रम तुम्हें, तुम्हें भगनी माता तुम्हें, यानी माता पुत्र भाई बहन उसके बीच में घूमिए और कुछ भी बोलने का प्रयास किया। तो इसीलिए मैंने बोला था अंजना जी, चाहे यथार्थ हो, चाहे कानूनी बात हो अथवा प्रशासनिक बात हो, एक कानूनी मामला, ये जब बोलते हैं तो फिर मुझे लगता है एज इफ अ डेविल इज गिविंग अ डिवाइन सर्मन। अंजना जी, सुधांशु जी, हमारे जितने भी दर्शक आज देख रहे हो सबको ये अच्छे से समझना चाहिए। देखिए कितना अच्छा है, सुधांशु जी को कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चिंता है और गौरव वल्लभ जी को बीजेपी के नेताओं की चिंता है। यहीं पर राजनीति बस इधर उधर की बातों में उलझ जाती है। नहीं, मैं आ रही हूँ गौरव वल्लभ जी। सुधांशु जी, मूल प्रश्न का जवाब नहीं मिला और वो ये है कि आप लोग हमेशा ये कहते थे ना कि हिंदुस्तान में दशकों तक कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति रही, उन्होंने तमाम संस्थाओं को, इतिहास को अपने तरीके से मोड़ा और नियंत्रित किया। ये ललक तो है ही ना आप लोगों में कि उसको पलटना है। उस ललक में क्या संस्थाओं पर अपना नियंत्रण बनाने की आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं? इसका एक ईमानदार जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपका पूरा ब्लैंक, आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपकी नीतियां इस बात को ही दर्शाती हैं जिसमें आप कहते हैं कि कांग्रेस ने कब्जा कर रखा है हिस्ट्री पर, शिक्षा पर, संस्थाओं पर, नीतियों पर। आप उसी को तो रिवर्स करना चाहते हैं ना, अपनी मुट्ठी में अब लेना चाहते हैं। सच है यार। देखिए, जो विषय आपने उठाए तो बड़ा व्यापक है, पर संक्षेप में एक ही बिंदु से इसका उत्तर दूंगा। अंजना जी, अगर कोई इंफेक्शन आपकी बॉडी में आ जाए, यानी एक संक्रमण रोग आपके शरीर में आ जाए, तो उससे निजात पाना ललक नहीं होती, स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता। एक ही उदाहरण दूंगा। आज क्या तारीख है? 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर को क्या हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में जब विलय के दस्तावेज पर महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे, शब्द शाह शब्द, वाक्य शाह वाक्य, वो वही था जो 564 रियासतों के लिए था। फिर अलग आपने क्यों दिया? यही तो कहते कांग्रेस ने जिस ढंग का छल किया भारत के साथ, उसके बाद चुपचाप उनको एक्स्ट्रा प्रोविजन, उसके बाद 2 साल बाद और डाल दिया। और भारत के इतिहास में कोई ऐसा संविधान संशोधन हुआ जो संसद में कभी पास ही ना हुआ हो? 35 धारा पिछले दरवाजे से जाके राष्ट्रपति के आदेश से वो अनुक्रमांकिका यानी एनेक्सर में जुड़ गई। और मजेदार बात ये, 54 में बना कानून 44 से लागू है। क्यों? कि 47 से आए लोगों को नागरिकता न मिलने पाए। क्यों? ताकि वाल्मीकि समाज के लोग जो उनके बच्चे पढ़ लिख भी जाएंगे तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नहीं बनेंगे, वो सफाई कर्मचारी बनेंगे। अगर आपको लगता है कि इन चीजों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े होकर निजात दिलाने की बात करना भारतीय जनता पार्टी का दोष है, तो मैं उस दोष को सहन करने के लिए स्वयं पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। यह दोष नहीं, यह रोग है, और रोग से मुक्ति हर व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है। जी अंजना जी, मैं बोलूं?
ठीक है, गौरव वल्लभ जी इसका जवाब दीजिए और साथ ही ये भी बताइए कि देखिए इसका अच्छा तरीका तो ये होगा ना सर कि आप लोग जनता में विश्वसनीयता बनाइए, क्रेडिबिलिटी बनाइए, जनता को अपनी तरफ कीजिए और लोकतंत्र में उसका एक ही रास्ता होता है, चुनाव, लोगों के बीच जाना, चुनाव को जीतना और उसके बाद से परिस्थितियों को पलटना। ये चिट्ठी लिखकर लोकतंत्र में के खतरे में होने की जो मतलब एक आदत सी अब आपको हो रही है, वो अपने आप में ये दिखाता है कि आप अन्य मुद्दों पर जनता के बीच कमजोर पड़ रहे हैं, तो आप बार बार बस सरकार को टारगेट करने के लिए इंटॉलरेंस ये लेकर आते रहते हैं। अंजना जी, मैंने सिलसिलेवार उदाहरण दिए और उदाहरण से चालू करता हूँ। सुधांशु जी, मुकुल रॉय जी टीएमसी में रहते हैं तो सीबीआई उनके पीछे, भाजपा में आते हैं तो वो सीबीआई के आगे। हेमंत बिस्व शर्मा जब कांग्रेस में रहते हैं तो सीबीआई उनके पीछे, भाजपा में आते हैं तो वो सीबीआई के आगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया वंशवाद के प्रतीक, जब वो कांग्रेस में रहते हैं, जब वो भाजपा में चले जाते हैं तो वंशवाद नहीं है, वो तो राजा साहब है। अजीत पवार साहब जब 2 घंटे की जो 4 घंटे सुबह 5 बजे शपथ ली थी ना, अनैतिक शपथ जिसको महाराष्ट्र में मैं कहता हूँ, अजीत पवार जी से के ऊपर सारे केस खत्म हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस समय आपका समर्थन कर दिया। वो जो ही बाहर आए अजीत पवार जी, तो आप कहते हो कि ये इनमें सारे दोष है, ये भ्रष्टाचार के प्रतीक है। और फिर याद दिलाना चाहता हूँ, हालांकि इतिहास में मेरी रुचि सुधांशु जी आपकी जितनी नहीं है, पर गोवा का अधिवेशन याद करिए जब प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी को कैंपेन कमेटी का आपकी पार्टी अध्यक्ष बना रही थी, आडवाणी जी रूट के आगे थे। फिर क्या हुआ 6 महीने तक, वो आपको भी पता है, मैं आपको उससे ज्यादा ह्यूमिलिएट नहीं करूंगा। रही बात, आपने कहा 26 अक्टूबर का दिन है और आप गए 1945 में। आज 26 अक्टूबर का दिन है सुधांशु जी, और आज देश की बेरोजगारी की दर 8.5% है। मेरे लिए आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, आपने कहा प्रधानमंत्री जी जो यूपीए के थे उन्होंने, उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। सुधांशु जी, मैं तो डाटा के साथ बैठा हूँ, एवरेज जीडीपी ग्रोथ यूपीए 1 और 2 में 7.7% थी, जो एनडीए में, जो, और एनडीए तो अब रही नहीं सुधांशु जी, बीजेपी बोलूं, मोदी जी की बीजेपी में पिछले 6 साल की एवरेज जीडीपी ग्रोथ 6% है, जो कि 8% के आसपास थी यूपीए के दौरान। यूपीए के 10 साल के दौरान यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि 27 करोड़ 10 लाख लोग गरीबी की रेखा के बाहर आए। सुधांशु जी, 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी की दर 6.1% 2017 में मोदी जी के समय में ही देश ने देखी है, ये कोई भूला नहीं है सुधांशु जी। अब रही बात आपकी एक और सवाल की, कि आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, तो मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय में अंजना जी 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या यूपीए के 10 साल के दौरान दुनिया के किसी देश में इतनी हिमाकत थी कि वो भारत की सरकार की सरेआम बेइज्जती कर सके? प्रेसिडेंट ट्रंप हमारी सरकार के डाटा को बोलते हैं झूठे है, हालांकि मुझे मेरी सरकार के डाटा पे विश्वास है। अंजना जी, आपको भी होगा, आज तक के हर दर्शक को होगा, सुधांशु जी को भी होगा, पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो खास बेस्ट फ्रेंड है, खासम खास जो दोस्त है ना, वो कहते हैं कि भारत सरकार का कोविड का डाटा झूठा है। प्रधानमंत्री को वो झूठा बोलते हैं, वो भारत की हवा को गंदी बोलते हैं। मेरे को मेरे देश में कहीं गंदगी नहीं लिखती है, मुझे तो इस देश में सब जगह अच्छाई दिखती है। तो सोनिया गांधी ने खत में लिखा है कि लोकतंत्र चौराहे पर खड़ा है, लोकतंत्र खतरे में है, सरकार हर संस्था को अपने हक में इस्तेमाल कर रही है और विपक्ष के खिलाफ कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हल्ला बोल का स्पेशल एपिसोड आज आप पटना विधानसभा के बाहर से देख रहे हैं। गौरव वल्लभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक तो उनका इंटरनेशनल सवाल, वो कह रहे हैं कि अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार देश की बेइज्जती कर रहे हैं, आप लोग इस पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? दूसरा सवाल, क्योंकि पूरे आधे घंटे की बातचीत में लोकतंत्र खतरे में है या नहीं, रेड तंत्र से आपके वो परेशान है, वो गिना रहे हैं कि कैसे कैसे कोई दूसरी पार्टी में रहता है तो आप लोग रेड कराते हैं, आपकी पार्टी में आता है तो सब गंगा स्नान कर लेते हैं। देखिए, पहले इनका इंटरनेशनल सवाल का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा, गौरव वल्लभ जी ने, कि कभी यूपीए के शासनकाल में ऐसी बात आई हो कि हमारा सर शर्म से झुक गया हो। गौरव वल्लभ जी, जुलाई 2005 प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑक्सफोर्ड गए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन की उपस्थिति में बोले ब्रिटिश रूल अच्छा था, उनकी गवर्नेंस हमने उनसे सीखी। अब सर झुकाने की कोई जरूरत है?
नतमस्तक। उसके बाद आइए 2007 हवाना, पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित देश है, कुछ कहने की जरूरत रह गई, सर्टिफिकेट तो आपने दे दिया। अब आइए 26/11 होता है 2008, 26 नवंबर 2008, 8 महीने के बाद जुलाई 2009 शर्म एल शेख डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं? हमारी शांति वार्ता किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले से प्रभावित नहीं होगी। हाँ, वाह भाई वाह, वो हमारे ऊपर आतंकवादी हमला करते रहेंगे और हम और इतना ही नहीं अंजना जी, शर्म एल शेख डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान डिक्लेरेशन का हिस्सा, यानी अगर पाकिस्तान से हम कह रहे हैं तुम हमारे यहां इन्वॉल्व हो, तो हमने एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ बलूचिस्तान के इन्वॉल्व है। और जुलाई 2008 न्यूक्लियर डील, वोट फॉर कैश, भारत को दिखाया गया। तो ये सारी बातों के बाद आपको लगता है भारत का सर गर्व से ऊंचा हो गया? तो बहुत, और लोकतंत्र की बात, एक उदाहरण, सिर्फ एक ही उदाहरण है भारत के इतिहास में। 2006 में जब पीएमओ ने लेटर लिख के कहा मंत्रालयों से कि अपने निर्णयों की सूचना पीएमओ को भी दे दिया करें, इससे पता लगता है कि पीएम के पद की कितनी गरिमा रखी थी। अब आइए आप, जो आप रेड तंत्र की बात कर रहे हैं, ये बताइए कोई एक भी केस ऐसा है जिसमें बगैर गुणवत्ता अथवा 90% से अधिक केसों में कानूनी कार्रवाई कोर्ट सम्मत के बगैर कोई कार्रवाई हुई हो? और ये लोग हमसे कह रहे हैं साहब, अंजना जी आपको पता है आपातकाल में सारे नेता उन धाराओं में अंदर थे जिसे आज टेररिज्म की धारा कहते हैं। और मैं फिर एक और बात ईमानदारी से कहता हूं, यदि अपराध के आधार के ऊपर चुनाव न लड़ने का वो दौर होता तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ पाता। इन्होंने तो जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता पे बड़ौदा डायनामाइट केस लगा दिया था और उनके हाथ में हथकड़ी डाल के, जैसे रस्सी में पकड़ के एक अपराधी को सड़क से ले जाया जाता चलाते हुए, वैसे चला के ले गए थे। अब आप ये बताइए, आज तो पूरी तरीके से ओपन है भाई, अगर कोई आपकी चीज है और आपके खिलाफ है, आप कोर्ट में जाइए, आपके पक्ष में हो जाता है। आपने तो कितने सारे हमारे खिलाफ केस किए, हमारे नेताओं पे, कुछ साबित कर पाए कोर्ट में? पिछले 5 साल, पिछले उससे पहले 10 साल, उससे पहले 50 साल। अब यह है कि आपके अंदर दिल में चोर बैठा है तो घबराहट अलग है। इसलिए चाहे कोई कानूनी कार्रवाई हो रही हो, वो भी सम्मत हो रही है। यदि कोई राजनीतिक उत्तर है तो राजनीतिक उत्तर दीजिए, और देश की गौरव कितने बढ़ाया। गौरव जी, मैंने आपको जवाब दीजिए। जी अंजना जी, मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल था कि प्रेसिडेंट गौरव जी वो लगभग स्वीकार रहे हैं, बस कह रहे हैं कि जो भी करते हैं कानूनन करते हैं। मैं जवाब दे दूं अंजना जी, मुझे बस जितना समय मेरे साथी को दिया उसका आधा भी दोगे तो मैं खुश रहूंगा आपसे। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने सवाल क्या पूछा था कि मेरे सरकार को प्रेसिडेंट ट्रंप ने झूठा क्यों बोला? मेरे प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री मोदी को वो झूठा बोलते हैं। आपके, मुझे तो लगा था सुधांशु जी आप राष्ट्रभक्त व्यक्ति है, और मैं अभी भी मानता हूँ आपको यहाँ चैनल पे बैठ के बोलना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप, आपकी बातों का मैं खंडन करता हूं, आप अपने शब्द ले और आज इसकी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए आप। मैं तो बोलता हूं सरेआम आप तक पे बैठ के, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को बोलता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये अपनी बेतुकी बातें कि भारत गंदा है, भारत की हवा गंदी है। भारत गंदा नहीं है, ना तो था, ना है और ना कभी होगा। भारत हमेशा अच्छा देश था। चलिए, अब आपसे मैंने पूछा, आपने कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को वीक कर दिया। मैंने आपको आंकड़े दिए कि जो जीडीपी ग्रोथ हमारे 10 साल में 7.7% थी, वो आपके 6 साल में 6.5% के आसपास क्यों है? कोई जवाब नहीं। जो बेरोजगारी की दर हमारे समय में 2% थी, वो आज आपके समय पिछले 6 साल में 8% के आसपास क्यों घूम रही है? कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा 2005 से 16 के बीच में 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए, ऐसा एक आंकड़ा आपके पास क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं। इतिहास, कश्मीर, कब्रिस्तान, शमशान, भाई साहब बहुत बोर हो चुके। प्लीज RRR की बात कीजिए, रोजगार रोजगार और रोजगार। और ये कब्रिस्तान शमशान कब तक खींचिएगा गौरव जी? ये RRR पे बात कीजिए, रोजगार रोजगार रोजगार। कहीं आप भी बीजेपी की टीम भी तो नहीं बन गए हैं? यूपी चुनाव, अरे सर यूपी चुनाव वाला शमशान कब्रिस्तान लेकर यहाँ क्यों आ रहे हैं? तो माफी मंगवा दीजिए, आज इनसे बुलवा दीजिए कि मैं शर्म करता हूँ इस बात पे, जीवन में कभी बात नहीं करूंगा। ये तो अपनी बातों को डिफेंड कर रहे हैं, इनसे एक बार क्षमा याचना कराइए कि प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो गलत था, हम शर्मिंदा है उस चीज के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कांग्रेस पार्टी की ओर से कभी मुंह पे नहीं लाएंगे, पर ये तो डिफेंड कर रहे हैं आज भी उन्हीं बातों को। ये आज भी बेरोजगारी को बढ़ाने की बात सोचते हैं, ये बेरोजगारी को कम करने की इनके पास ना तो नीति है ना नीयत है। मैं तो इनके
लिए तैयार हूं उनकी बात सुनने के लिए। इनसे बुलवा दीजिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने गलत कहा, मैं कभी सवाल नहीं करूंगा, पर ये तो डिफेंड कर रहे हैं उनको। ये बताइए गौरव वल्लभ जी, आप तो अर्थशास्त्र के जानकार हैं, बेरोजगारी का आंकड़ा जो आता है उसमें कितने साल पुराना डाटा होता है? इसका उत्तर दे दीजिए, एक शब्द में दिया जा सकता है, बताइए। मैंने जो आपको डाटा दिया सुधांशु जी, वो सेंटर कितने साल फॉर पुराना ऑफ होता इंडियन है? इकोनॉमी, वो सितंबर 2020 पिछले महीने का आंकड़ा दे रहा हूँ सर, पिछले महीने का CMIE का आंकड़ा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा। अरे उसमें मुझसे पिछले एक महीना पुराना आंकड़ा दे रहा हूँ। अच्छा, अब एक महीना, मैं झूठ, देखिए सुधांशु जी, मैं गलत बात बोल के निकलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं CMIE का आंकड़ा दे रहा हूँ, CMIE का आंकड़ा दे रहा हूँ। रोजगार का आंकड़ा 5 साल पुराना होता है। अरे भाई साहब, मैं CMIE का आंकड़ा दे रहा हूँ, आप तो देते ही नहीं आंकड़ा, भारत सरकार तो कभी देखती नहीं आंकड़ा। वो जो अब देखिए आप डिस्टर्ब करने लगे। मैंने आपसे कहा था एक शब्द में आप उत्तर दे सकते हैं, वो आपने नहीं दिया। आप डायवर्ट कोई बात नहीं, अब आपने बोल दिया, मुझे अपनी बात करने दीजिए। होता क्या है कि 5 साल पुराना डाटा होता है, इसलिए जो UPA 1 में 2% था वो तो वाजपेयी सरकार का था, और जो आप कह रहे हैं पिछले 6 साल में 8% है, वो किस जमाने का है तो आप खुद भी समझ सकते हैं। और मैं अब आंकड़ा आपको भी दे रहा हूं, आपकी सरकार के जमाने का आंकड़ा, सन 2004 से 2009 के बीच में जिस UPA 1 की आप बात कर रहे हैं, 27 लाख रोजगारों का सृजन हुआ, और 1999 से 2004 के बीच के 5 साल में 6 करोड़ 7 लाख रोजगारों का सृजन हुआ। यह आपकी सरकार का डाटा है, हमारा डाटा नहीं है, UPA सरकार का। इसलिए और रोजगार की बात बिहार में, अरे भैया 15 साल सरकार चलाए लालू के साथ मिलकर, कितना रोजगार हुआ? सारा रोजगार खत्म कर दिए। यहां से तो निगेटिव ग्रोथ हो गई थी इंडस्ट्री की, हर साल 100 से 150 इंडस्ट्री चली जाती थी। रोजगार के लिए पलायन शुरू हुआ बिहार में, छोड़िए शिक्षा के लिए पलायन शुरू हुआ तो लालू जी के दौर में, जब आप बड़ी सरपरस्ती के साथ सरकार चला रहे थे। और आज आप कहते हैं रोजगार की बात, तो और वो भी बिहार के चुनाव के समय में, बिहार की धरती पर आप रोजगार की बात उठाते हैं तो बहुत ही आश्चर्यजनक लगती है। और देखिए कैसा झांसा दे रहे हैं अंजना जी, 3 लाख सरकारी नौकरियां हैं 70 साल में बिहार में, और कह रहे हैं 10 लाख दे देंगे। भैया 3 लाख 70 साल में 10 लाख। और गौरव जी, आप तो अंकों के बड़े माहिर हैं। ये एक सरकारी नौकरी में मिनिमम 40-50 हजार सैलरी होती, जिसका आकर्षण दिखता व्यक्ति को, और 2-2.5 लाख तक सैलरी होती। आप बीच में 1 लाख मान लीजिए, ये 10 लाख इंटू 1 लाख कितना हुआ? ये तो कुल बजट का 4 गुना हो गया भाई। क्या झांसा दे रहे हैं भाई लोगों को रोजगार के नाम पर? और एक बात कह दूं, आप अंजना जी एक और बात देखिए, आज घूम फिर के आ गए ना, कह रहे बिहार में झांसा दे रहे हैं आप लोग 10 लाख नौकरी के नाम पर। ठीक है अंजना जी, देखो सबसे अच्छी बात तो हुई कि कम से कम सुधांशु जी पूरा कर लें। हाँ, मैं एक बात और पूरा कर दूं। और देखिए रोजगार से कोई लेना देना। आज क्या बोल गए तेजस्वी, जब हमारी सरकार रहती थी तो फला जाति के लोग फला जाति के ऊपर चढ़ के रहते थे। आ गए ना उसी बात पे। लालू यादव जी यही तो बोलते थे ना, आज से 30 साल पहले, मैं भूरा बाल निकाल रहा हूँ, भूरा बाल। ठीक है, जवाब सुनिए, सब ब्रेक का टाइम हो जाएगा। और दूसरा जी सुन लीजिए अंजना जी, सबसे पहले तो मुझे आज अच्छा लगा, पहली बार सुधांशु जी रोजगार पे बात कर रहे हैं, और बिहारी होने के नाते अंजना जी आपको ज्यादा अच्छा लगा होगा कि बिहार के रोजगार की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि बिहार आपको रोजगार की बात करनी पड़ी। ये AKP मॉडल आपका यहाँ नहीं चलेगा, या रोजगार की बात। आपने कहा रोजगार का डाटा कहां से दे रहे हो? मैं आपको मंथली डाटा दे रहा हूं गुरुदेव, और मेरा सोर्स है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वो कहती थी 2012-13 में 2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी देश की, जो आज 8.5% पर है। वो उसका डाटा दे रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा रोजगार कहां से देंगे बिहार में? 10 लाख रोजगार की पूरी व्यवस्था करिए भाई साहब, क्योंकि जो हमारी रोजगार नहीं सरकारी नौकरी। अरे बता रहा हूँ, अरे बोलने तो दीजिए। 10 लाख सरकारी नौकरी के लिए 58,000 करोड़ रुपया चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा सुधांशु जी, 2010-11 से 15-16 के बीच केंद्र सरकार से राइट टू एजुकेशन के तहत बिहार सरकार को 26,500 करोड़ रुपया मिला, उसको उन्होंने लौटा दिया। हम लौटाएंगे नहीं पैसे, हमारे पुल उद्घाटन से पहले नहीं गिरेंगे सुधांशु जी, जो अभी की सरकार में होते हैं। हमारे सृजन के घोटाले नहीं होंगे सुधांशु जी। हम 10 लाख नौकरियां सरकारी पहली कैबिनेट में साइन करके अपॉइंटमेंट देंगे, और ये वादा मोदी जी का नहीं है
कि 2 करोड़ बोल दिया, 15 लाख बोल दिया, 100 स्मार्ट सिटी बोल दिया, बुलेट ट्रेन सुधांशु जी बोल दिया। टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया है। एक लाइन में अगर जवाब दे सकते हैं दीजिए जल्दी से। वो तो कह रहे हैं उनके पास खाका तैयार है 10 लाख सरकारी नौकरियों का। बस एक लाख रुपए औसत महीने की हुई तो 12 लाख रुपए साल की हुई। 10 लाख इंटू 12 लाख 58,000 करोड़ होता है गौरव जी। क्या बात करते हैं पढ़े लिखे होके? 10 लाख करोड़ हो जाता है जो बिहार के बजट का 5 गुना है। घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, वही झांसे वाले बाले। बताइए ना, अगर 12 लाख मिनिमम देंगे एक को और 10 लाख नौकरी देंगे कितना हुआ? अनंत ये बहस है, इस मुद्दे पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। आप दोनों का धन्यवाद, आप दोनों का धन्यवाद।